मल्टीपल टूल्स और टेक्निक्स करेगा तो ही वो ट्रूली रीजनरेटिव हो सकता है। बायोलॉजिकल्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारा ये बिलीफ है कि बायोलॉजिकल्स इसेंशियल हैं एक फार्मिंग सिस्टम के लिए। विद टाइम रीजनरेट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं होती। हर चीज़ से तो रीजन एग नहीं बचा सकेगा। जो लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे उनके प्लांट्स का बाउंस बैक बड़ा अच्छा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो सिंजेंटा ज़रूरी पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट फरहानुल हक। नाज़रीन, आज अब बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे सिर्फ काफ़ी बात तो होती है लेकिन शायद आगाही अभी भी बहुत कम है, और ये टॉपिक है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी अपने साथ एक ऐसी शख्सियत को जो कि पिछली एक तिहाई से पाकिस्तान में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये अमंग्स द पायनियर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम शुरू किया है। सो हमारे साथ मौजूद है आज तैमूर मलिक साहब, जो कि एक एक्सपर्ट हैं इन रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, और हम चाहते थे कि इनको बुलाएं और इनसे गुफ्तगू करें और आप सब लोगों को आगाही दी कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर असल में है क्या और इस पर क्या काम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। तैमूर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, पहली चीज़ सादा अल्फाज में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर असल में है क्या? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें बड़ी सारी लोगों की कंपीटिंग व्यूज़ हैं। मैं इसको इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ कि हमारा प्रिंसिपल जो ज़रिया है वो गोल्स अचीव करने का, जो एक फार्मर के गोल्स होते हैं, यील्ड को इन्हांस करना, अपने आप को बचाना डिफरेंट डिजीज़ेस और पेस्ट से, और क्वालिटी स्पेक्स इन मैनी केसेस। हर केस में नहीं होता लेकिन इन मैनी केसेस ख़ास तौर पे अगर आप स्पेशलिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स टाइप उगा रहे हैं तो क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। लेकिन इवन नॉन स्पेशलिटी में आई थिंक कोई भी फार्मर नहीं है लेट्स से जो ग्रेन मेज़ उगा रहा है वो चाहेगा कि भाई मेरा ग्रेन ज़्यादा भारी हो क्योंकि उससे आपके वेट बढ़ता है, मेरा व्हीट का ग्रेन ज़्यादा भारी हो। तो ये क्वालिटी स्पेक्स आते हैं। इन सब चीज़ों को इन्हांस करना या पेस्ट डिजीज से बचना, ये हर फार्मर के गोल्स होते हैं। लेकिन इन गोल्स को अचीव आप बायोलॉजिकल और बायोमिमेटिक नेचुरल तरीक़ों से करें या नेचर इंस्पायर्ड तरीक़ों से करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो, तो ये रीजनरेटिव एक फ्रेमवर्क बनता है जिसको मैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कहता हूँ। तो एक फार्मर अगर मल्टीपल टूल्स और टेक्निक्स डिप्लॉय कर रहा है ये अपने तमाम गोल्स अचीव करने के लिए, तो वो एक रीजनरेटिव फार्मर है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। मल्टीपल टूल्स और टेक्निक्स करेगा तो ही वो ट्रूली रीजनरेटिव हो सकता है। ऑलराइट। अच्छा सर, एक ऐसा लेमैन मेरे ज़हन में ऐसे सवाल आया कि हम सुनते हैं कि जी या तो एक होती है जी कन्वेंशनल फार्मिंग और एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिल्कुल ऐसे। क्या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एक a person like me who wants to understand and be a student of this topic, क्या ये हाइब्रिड है? क्या ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है? राइट। Is it in the middle of conventional organic? What exactly? Where do you place it? Yeah, that's a fantastic question. तो एक तरफ हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और इवन नाउ रीजनरेटिव ऑर्गेनिक, और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया प्योर प्ले वेरी हाईली केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और ने बिल्कुल सही फरमाया कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इज अ बिट ऑफ हाइब्रिड, लेकिन हाइब्रिड दैट इज मूविंग मच मोर टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक एंड रीजनरेटिव ऑर्गेनिक वाला साइड, राइट। और रीजनरेटिव एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नेसेसरली नहीं है। इसमें वक्त लगता है, आप विद टाइम रीजनरेट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं होती। एक स्विच नहीं है जिसको आप फ्लिप करते हैं। एक मेंटल स्विच डेफिनेटली है, एक माइंडसेट शिफ्ट का स्विच ज़रूर है, लेकिन फिजिकली एक स्विच नहीं है, उसमें एक टाइम लगता है। इट्स अ जर्नी। और इसी तरह रीजन एग में भी एक जर्नी है जो कि उसमें INM प्रैक्टिसेस हैं, इंटीग्रेटिव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटिव पेस्ट मैनेजमेंट, और इंक्रीजिंगली आप बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल करने पड़े। और इसमें हमारे पास अब तो पीयर रिव्यूड स्टडीज़ भी हैं। द अदर डे आई वाज लुकिंग एट सम स्टडीज़ जो शोकेस कर रही थी। एक स्टडी शोकेस कर रही थी कि जब आप ऑर्गेनिक मटेरियल को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल कंपोस्ट को विद मिनरल फर्टिलाइजर्स, तो आपकी यील्ड्स में 27% इजाफा होता है। एक व्हीट की स्टडी थी स्पेसिफिकली, वो 40% इंक्रीज इन यील्ड्स दिखा रही थी कंपेयर टू, अगेन दीज वर साइड बाय साइड ट्रायल्स, RCBD रैंडमाइज्ड कंट्रोल ब्लॉक डिज़ाइन, जिसमें देख रहे थे कि जहाँ खाली मिनरल फर्टिलाइजर दिया है वहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जहाँ उन्होंने मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक एंड रीजनरेटिव अमेंडमेंट सच एज कंपोस्ट डाला है, वहाँ पे यू गेटिंग लाइक व्हीट में 40% हाई यील्ड्स है। तो इस तरह की मल्टीपल स्टडीज़ हैं फॉर मल्टीपल क्रॉप्स, और वो ये शोकेस कर रही हैं। और जो मेटा एनालिसिस की एक स्टडी मैंने देखी, वो 27% ऑन द होल ऑन एवरेज इंक्रीज हम देख रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट।
And that's why, as you're building soil, as you're enhancing biodiversity, आप अपने farming goals को भी enhance करें, which is increase yields, quality specs. Quality specs की studies कम हैं, लेकिन हमारे पास case studies ज़रूर मौजूद हैं कि जिन लोगों ने regenerative agriculture अच्छे तरीके से execute किया, उनकी quality भी enhance हुई, such as grain का size, fruit का size, fruit की appearance, fruit के bricks levels, etc. So, अगर मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए तैमूर साहब उसको समराइज करूँ तो ये एक हाइब्रिड है, मोर ऑफ ए हाइब्रिड, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. ये एक जर्नी है जो कि हम कोई भी जो बंदा पैशनेट है इस काम के लिए जो ये करता है उसको ओवर टाइम बेस्ट प्रैक्टिस के साथ साथ वो इंटीग्रेट करता जाएगा और वो इस एग्जैक्टली आगे बढ़ता जाएगा. एग्जैक्टली. अब बात करते हैं एक स्मॉल होल्डर फार्मर के लिए कि अगर वो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में शुरुआत करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, बिल्कुल, तो क्या वो पहले दो तीन स्टेप्स हैं जो उसको लेने चाहिए, जो बड़ी बेसिक्स हैं एंड दैट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट? एब्सोल्युटली. आई थिंक कि वो 2-3 स्टेप्स जो वो पहले इक़दाम ले, उनमें से होगा सबसे पहले वर्मी कंपोस्टिंग आई थिंक शुरू करें, बिलखुसूस अगर उसके पास मैन्योर की अवेलेबिलिटी और एक्सेस है काउ मैन्योर की, तो आई थिंक वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छा तरीका है कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में डाला जाए, और जो वर्मी कंपोस्ट है जो कि बेसिकली वर्म मैन्योर है इन अनदर वर्ड, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेकर आते हैं सॉइल की फंक्शनैलिटी के लिए भी और प्लांट की इम्यून फंक्शनैलिटी के लिए भी. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इकदाम वो ले सकते हैं. इसके अलावा वो कुछ बोटानिकल्स खुद से तैयार कर सकते हैं, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, ये सब चीज़ें लो कॉस्ट तरीके से फार्म पे बनाई जा सकती हैं. इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, और आप खुद ही उगा सकते हैं. सोहंजना के पौधे लगा लें 2-4 अपने फार्म के स्केल के मुताबिक, कुछ एलोवेरा के लगा लें और उनसे एक्सट्रैक्ट्स तैयार करें. इसी तरह नीम का एक्सट्रैक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड, एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये चीज़ें कर सकते हैं. बेनिफिशियल हैबिटेट्स बना सकते हैं, फूलदार झाड़ियाँ, सो फ्लावरिंग श्रब्स और ट्रीज़ के कॉम्बिनेशंस लगाएं अपने बॉर्डर्स पे, ताकि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स खुद ब खुद उनको पनाहगाहें मिलें, घर मिलें, और वो आपके बैड दुश्मन कीड़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी पॉपुलेशंस को कम करना शुरू कर दें. क्योंकि एक दफ़ा एक सिस्टम में दोस्त कीड़े आना शुरू हो जाते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली जो है ना दुश्मन कीड़ों के पॉपुलेशंस को इंचेक रखते हैं, तो वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड जो है पेस्ट का वो क्रॉस ही नहीं होता, जिससे आपको इक्तिसादी नुकसान हो रहा है. बिल्कुल ठीक हो गया. और अभी शुरुआत में सर हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज का वर्ड इट्स अ बज़ वर्ड, और साथ ही में रीजन एक्ट. आप ज़रा बात करते हैं कि हाउ आर दीज बोथ ऑफ देम कनेक्टेड? रीजन एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलियंस पैदा करने में क्या किरदार अदा करता है, अगर एक आम फार्मर ये समझना चाहे? बिल्कुल. आई थिंक कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत वास्ट सीरीज ऑफ चेंजेस हैं, राइट? और हर चीज़ से तो रीजन एग नहीं बचा सकेगा. अलबत्ता बहुत सारे क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इवेंट्स से ग्रेटर रेजिलियंस प्रोवाइड कर सकता है रीजन एग. अब उनमें फॉर एग्जांपल जब आपकी सॉइल हेल्दियर होती है, उसकी एक एग्जांपल ये है कि जब सॉइल में हम ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं तो हर 1% ऑर्गेनिक मैटर जो बढ़ता है सॉइल में वो 27,000 गैलन्स की वाटर स्टोरेज पर एकड़ बढ़ा देता है, फी एकड़, राइट? जो कि लीटर्स में बनता है आई बिलीव 1,02,000 लीटर पर एकड़. तो बेसिकली आप अपने फार्म पे मिनी डैम बना सकते हैं. ये पर 1% है. तो अगर आपने 2% बढ़ा दी अपने ऑर्गेनिक मैटर, जो कि अब नियर जीरो है हमारे मुल्क में, तो 2% का मतलब हुआ बेसिकली आपने 2 लाख से ज़्यादा लीटर स्टोरेज कैपेसिटी फी एकड़ बनाई हुई है एक वक्त में. उससे ये होता है कि अगर ड्राउट्स आ रहे हैं या पीछे कनाल्स में पानी कम आ रहा है और आपका पानी कम लग रहा है, तो आपकी क्रॉप जो है वो उस एक डिज़ास्टर से बच सकती है. सिमिलरली उसके बरक्स अगर ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और अगर आपकी सॉइल्स जो हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर डिफिशिएंट हैं और हार्ड पैन भी उनका बना हुआ है, उनमें टिल्थ नहीं है, उनमें फंगल पॉपुलेशंस नहीं हैं, उनमें सॉइल एग्रीगेट्स नहीं बने हुए, तो फिर उनमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है. तो लेकिन अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं, जिस तरह हमने देखा आज 2022 में बड़े बुरे फ्लड्स आए पाकिस्तान में, सिंध में स्पेशली और साउथ पंजाब बहुत इम्पैक्ट हुआ, तो अगर आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा जैसे जैसे बारिश हो रही है, और उससे होगा ये कि आपकी फ्लडिंग नहीं होगी और आपकी क्रॉप नहीं तबाह होगी. और हमने ये देखा 2022 में ही, तो 2022 में पाकिस्तान में पहले फ्लड्स आए, फिर कैलिफोर्निया के कुछ रीजन्स में बहुत सीवियर फ्लडिंग हुई, और उस फ्लडिंग में कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ ही हैं,
जो रीजनरेटिव फार्मर्स थे जिन्होंने चंद सालों पे काम कर रहे थे अपनी सॉइल को बिल्ड करने में, उधर उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ी हुई थी। तो कुछ एरियल पिक्चर्स हैं फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स जो शोकेस करती हैं कि सारे इर्द गिर्द फार्म्स फ्लडेड हैं, और ये हुआ स्पेशली नट ग्रोइंग, आमंड ग्रोइंग, बादाम के ग्रोइंग रीजन ऑफ कैलिफोर्निया में। और वहाँ पर ऐसे फार्म्स हैं इर्द गिर्द सारे उनके नेबर्स फ्लड हुए हैं, लेकिन वो फार्म है वो फ्लड नहीं हुआ हुआ बिकॉज उन्होंने अपनी सॉइल बिल्डिंग कैपेसिटी पे इतना काम किया था पिछले चंद सालों से कि जैसे जैसे बारिश और डेल्यूज हो रहा था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होकर ट्रिकल डाउन हो रहा था। और इस ट्रिकल डाउन के बहुत सारे फ़वायद हैं बिकॉज आपके रन ऑफ नहीं होता, आपके अंडरग्राउंड एक्वाफर्स रिचार्ज हो जाते हैं, आपकी सॉइल की रेजिलियंस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके फ़वायद हैं जो जिस तरह पॉली क्राइसिस का लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल किया जाता है, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ पॉली क्राइसिस। तो आई थिंक रीजन एक्ट जो है हमें पॉली सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है फॉर अ लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है फ्रॉम अ क्लाइमेटिक रेजिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट्स इन द केस ऑफ ड्राउट्स और इट्स इन द केस ऑफ टू मच रेन टू क्विकली, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो वो भी ठीक नहीं है। इससे रेजिलियंस प्रोवाइड होती है। हीट वेव से टू सम एक्सटेंट अगेन कुछ रीजनरेटिव टूल्स हीट वेव्स में बड़ा हेल्प करते हैं। आई थिंक सॉइल अमेंडमेंट्स भी हेल्प करती हैं, कुछ रेजिलियंस डेफिनेटली प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। और सिमिलरली कुछ बायोस्टिमुलेंट्स वो हीट टॉलरेंस को सर्टनली इन्हांस करती हैं। तो द राइट काइंड ऑफ बायोस्टिमुलेंट फॉर द राइट टाइप ऑफ सिचुएशन, उसकी बहुत वैल्यू है क्लाइमेट इंड्यूस्ड आई थिंक रेजिलियंस की जब हम बात करते हैं। तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं। सिमिलरली कुछ कभी कभी हवाएं चलती हैं, विंड स्टॉर्म्स आते हैं, उसमें कुछ आपको रेजिलियंस बिल्ड हो जाती है। और फिर ये भी रेजिलियंस है कि प्लांट के बाउंस बैक, ये भी हमने देखा दुनिया में फ्लडिंग इवेंट्स हुए भी और सडनली जो लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे उनके प्लांट्स का बाउंस बैक बड़ा अच्छा हुआ है कि प्लांट्स मुरझाने की तरफ चले जाते हैं पर बाउंस बैक बड़ा क्विकली हो जाता है। लेकिन उनके नेबर्स जो है वो मुरझाई कंडीशन में रहे, उनका यील्ड ड्रैग काफ़ी सिवियर हुआ। लेकिन जो फार्मर्स रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जिन्होंने अच्छा किया होता है, कुछ सालों से कर रहे थे प्रैक्टिसेस, सॉइल्स बिल्ड हुई भी थी, तो उनकी रेजिलियंस बड़ी हाई थी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी कि व्हेन द डिजास्टर हिट देयर वाज वन फार्म दैट वाज सिक। जी बिल्कुल। Obviously that requires a mindset shift. Yes. What message do you think, or what exactly किस तरह के mindset shift लाया जाए कि in the face of adversity, disaster, farmers can protect themselves? कैसे ये mindset लाए, especially पाकिस्तान? हाँ जी, I think mindset change करने के लिए I think all of society approach की हमें ज़रूरत है। इसमें government, एक्सटेंशन सर्विसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो एग्रीकल्चर के हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा नॉन प्रॉफिट्स, थिंक टैंक्स, कंपनीज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पेशली वो कंपनीज जिनकी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन है, जो राइस ख़रीदती हैं या शुगर ख़रीदती हैं या पोटैटोज़ ख़रीदती हैं या मेज़ ख़रीदती हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी डिफरेंट कमोडिटीज सप्लाई चेन्स हैं वो अपने फार्मर्स को एजुकेट करें। तो एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से आई थिंक मीडिया पे इश्तिहार होने चाहिए, फार्मर्स को डायरेक्टेड वीडियोज़ बनाने चाहिए गवर्नमेंट और एक्सटेंशन सर्विसेज की, जो कि चीज़ों को समझाएं और उनकी लोकल लैंग्वेज में समझाएं, राइट, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, हिंद को एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बलोची वगैरह वगैरह। तो आई थिंक तब ताकि वो ज़्यादा चीज़ों को समझ सके और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स के साथ मिसालों को समझाया जाए, और तो तभी माइंड सेट आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना शुरू होगा। और वो माइंड सेट क्या है? वो माइंड सेट ये है कि हमने नेचर के साथ काम करना है, बायोलॉजी के साथ काम करना है और एक बायोलॉजी और इकोलॉजी फर्स्ट अप्रोच लेनी है चीज़ों को रिजॉल्व करने में। वही एक रीजनरेटिव माइंडसेट है कि चीज़ें रीजनरेट हों और सिर्फ नेचर के साथ मिल के काम किया जाए एज अपोज टू नेचर को डिस्ट्रॉय करके काम किया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं इसको का खुलासा करूँ तो ऑल स्टेक होल्डर्स दे नीड टू कम टुगेदर, चाहे पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, सो दैट की माइंडसेट शिफ्ट लाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, 100% सही है। अच्छा सर, बातें तो बहुत सारी हैं, मुझे टाइम गुजरने का नहीं पता चला अभी तक, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान। क्या लॉन्ग टर्म विजन आप देखते हैं कि फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान? व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म व्यू विद 3 to 5 years or say the next 10 years, based on your such rich experience and the kind of passion you have for this subject? कैसे देखते हैं सर? आई थिंक कि रीजन एग बिकॉज एक ग्लोबल बज़वर्ड बन गया है और हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज को पता है कि वेव इस तरफ जा रही है एंड दे आर ऑल ट्रांजिशनिंग इंक्लूडिंग आई एम हैप्पी टू से सिंजेंटा
बिकॉज सिंजेंटा ने एक नया आर्म बना लिया, सिंजेंटा बायोलॉजिकल्स। इस वक्त के लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड कटिंग एज बायोलॉजिकल्स को बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट स्वीट में इंक्लूड करें। तो एक तरफ ये है, फिर नई नई कंपनीज, नए नए स्टार्टअप्स कॉन्स्टेंटली इस फील्ड में बन रहे हैं। एंड आई थिंक कि ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। आई थिंक गवर्नमेंट भी बड़ी इंटरेस्टेड है कि चीज़ों को डिफरेंटली किया जाए, एग्रीकल्चर को बेहतर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ सम ऑफ दीज इनिशिएटिव्स एज वेल। कुछ काम हमने किए हैं प्लानिंग कमीशन के साथ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ, इवन पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी पोटेंशली कुछ बातचीत हो रही है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की तरफ जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक ये अच्छी बात है, बस ये कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आई थिंक नेक्स्ट 3 to 5 years 10 year होराइजन में चेंज आएगा। चेंज ऑफकोर्स पाकिस्तान में स्लोली आता है, लाइक ऑल चेंज आई थिंक एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। स्लोली होते होते एक पॉइंट रीच करता है कि जिसके बाद सिर्फ डैम ब्रेक कर जाता है, या स्नोबॉल जो है वो हिल से नीचे या माउंटेन से नीचे जाने लगता है, तो ज़्यादा हरारत पकड़ता है, स्पीड पकड़ता है, साइज़ बड़ा होता है। तो आई थिंक ये क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक वक्त आएगा। अभी ऑफ कोर्स हम इससे बहुत दूर हैं, और अगेन अगर रेजर शार्प फोकस नहीं होगा तो फिर ये चेंजेस नहीं आ सकते। लेकिन ये चेंजेस एसेंशियल हैं। फार्मर रेजिलियंस हमें क्लाइमेटिक शिफ्ट्स के ख़िलाफ़ भी बनानी है। हमें कमोडिटी प्राइस की वेगरीज ये बड़ी डेवस्टेटिंग है फार्म इकोनॉमिक्स के लिए। फार्म इकोनॉमिक्स तब इंप्रूव होंगी अगर फार्मर ख़ुद बहुत सारे अमेंडमेंट्स अपने बनाएगा और एक मिक्स एंड मैच करेगा, जिससे उससे उसकी मिनरल फर्टिलाइज़र की नीड भी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन उसकी यील्ड्स घटेंगी नहीं, बल्कि उम्मीद है अगर वो प्रॉपर्ली काम करे तो बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स ये इस कॉइन का एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप यील्ड्स को बढ़ा लेते हैं अक्रॉस सोसाइटी, तो फिर आपकी एज सप्लाई साइड इंक्रीजेस, आपकी डिमांड तो ब्रॉडली उतनी है या जिस छोटे से परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है वो होगी, तो आपकी प्राइसेस गिरेंगी। वो एक नेगेटिव फीडबैक लूप भी फार्मर्स के लिए बनता है। अगेन उसके रेजिलियंस भी यही है कि हम जितना ज़्यादा एक फार्म खुद कफील हो सकता है वो हो, और जितनी रेजिलियंस बिल्ड कर सकता है वो करे। इस सिलसिले में हम एक कोशिश कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ, जिसका नाम है पाकिस्तान अलायंस फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। पर सिंजेंटा को भी हम दावत देंगे कि वो हमें ज़रूर ज्वाइन करें। और गोल इस नॉन प्रॉफिट का ये है कि हम रीजनरेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो फार्मर्स को सिखाएं, और वो जो बिलखुसूस लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको तो फार्मर करना शुरू करें। यानी कि जैसे अभी हमने बात की कि हेजरोज बॉर्डर्स पे प्लांट करें, यानी प्लांट्स एंड श्रब्स जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को लेकर आएँ, वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू करें, ज़्यादा एजुकेट हों कि कौन से बायोलॉजिकल्स को जो पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं कब इस्तेमाल किया जाए। ख़ुद कुछ वो बायोलॉजिकल्स बना सकते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स बना सकते हैं, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया मोरिंगा, नीम, एलोवेरा वगैरह से, उनको इस्तेमाल करना शुरू करें। तो आई थिंक ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स तो करना शुरू करें। इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि बायोलॉजिकल्स में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, you have used Syngenta, you use other products as well. Any particular feedback you have? What's the impact of biologicals? What's in it for farmers? बिल्कुल नहीं है। मैं तो बायोलॉजिकल्स पे आप मुझे अगर 2 घंटे भी बोलने को गए तो मैं आराम से बोल दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड एनी टाइम जब आप दावत दें। तो देखिए बायोलॉजिकल्स, और बल्कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, सिंजेंटा स्पॉन्सर्ड एक अवार्ड है वर्ल्ड बायोस्टिमुलेंट्स कांग्रेस पे, और लास्ट ईयर 2024 नवंबर में जो वर्ल्ड बायोस्टिमुलेंट्स कांग्रेस मायामी में हुई, उसमें हमने रनर्स अप प्राइज़ जीता मोस्ट इनोवेटिव फार्मर का। और उस जो रूब्रिक और क्राइटेरिया उसमें बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा रोल अदा करता था उस अवार्ड का जो क्राइटेरिया उसमें। और पहली दफ़ा टू आवर नॉलेज है कि पूरे एशिया या अफ्रीका के किसी फार्म ने ये अवार्ड जीता। तो अल्लाह का शुक्र है दैट वी वर प्रिविलेज्ड टू विन दिस अवार्ड, और क्योंकि बायोलॉजिकल्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हमारा ये बिलीफ है कि बायोलॉजिकल्स इसेंशियल हैं एक फार्मिंग सिस्टम के लिए। और उसमें बायोलॉजिकल्स ऑफ कोर्स ये भी एक ब्रॉड कैटेगरी है, ये भी 1-2 प्रोडक्ट्स या 1-2 प्रोडक्ट टाइप्स पर मुश्तमिल नहीं है। हम कार्बन सोर्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड्स, हम सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम दीगर बायोस्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करते हैं, क्वांटस है, कुछ प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं जो सोर्गम से बने हुए हैं, कुछ सैप्रोपेल से बने हुए हैं, मुख्तलिफ अक़साम के। हमने पूरी दुनिया को सर्वे किया और प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और बायोस्टिमुलेंट
sort of foliar products हमने और fulvic and humic products हमने basically assemble किए। कुछ products हमारे ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कुछ ऑस्ट्रिया से आते हैं, यूएस से आते हैं, पाकिस्तान से हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटस स्पेन से आते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हमने ये देखा है कि जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो हमारी प्लांट की रेजिलियंस बेहतर होती है, यील्ड्स बेहतर होते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। बल्कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जब भी फर्टिलाइज़र को अप्लाई किया जाए, मिनरल फर्टिलाइज़र, हमेशा बायोस्टिमुलेंट्स और कार्बन सोर्सेज के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और इस पर कुछ बड़ी कंपेलिंग साइंस भी है, और उससे आपकी न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इससे प्लांट एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को बेहतर, बल्कि सॉइल भी डैमेज नहीं होती जब आप कार्बन के साथ फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं। तो फर्टिलाइजर एक डुअल एज स्वॉर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फर्टिलाइजर को बिल्कुल ख़त्म कर दें। मैं नहीं समझता कि ज़ीरो पे जाने की ज़रूरत है। आई थिंक हम रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत पुअर है। तमाम मिनरल फर्टिलाइजर्स की, चाहे हम DAP ले लें, यूरिया ले लें, बहुत कम परसेंटेज इसकी एब्जॉर्ब होती है प्लांट से। लेकिन जब हम बायोस्टिमुलेंट्स, बायोलॉजिकल इनोकुलेंट्स और कार्बन सोर्सेज को ऐड करते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, और जो वो सॉइल को डैमेज कर रहे हैं वो सॉइल को डैमेज भी नहीं करते, बल्कि माइक्रोब्स भी यूटिलाइज कर लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को। परफेक्ट। सो तैमूर साहब, बातें बहुत सारी हैं। मेरे ख्याल से अगर हम अगले 2 घंटे भी डिस्कशन करते हैं, इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू स्पोकन विद सो मच पैशन कि मैंने तो बहुत ज़्यादा सीखा एंड आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन ने भी बहुत ज़्यादा सीखा होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त आ चुका है, और मैं तैमूर साहब इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर टेकिंग आवर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। माय प्लेजर एंड वी प्लान अ लॉट। और अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम का इख्तिताम है, लेकिन अगली एपिसोड तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली मरतबा एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, एक नए गेस्ट, एक नया टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।